बेगम पचीसी के श्रोताओं, आज आ गए हैं हम लेकर, जी नहीं, एक नई कड़ी नहीं बल्कि बेगम की 2500 ख्वाहिशें तो सुन ली हैं आपने, जो कि हो चुकी हैं पूरी। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेगम की उन 2500 ख्वाहिशों को एक आकार देने वाली, एक रंग देने वाली लेखिका पूनम सूद को। जी हाँ, वो सीधा आपसे रूबरू होंगी और हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि बेगम पचीसी लिखने के पीछे उनकी सोच क्या थी, वो क्या कहना चाहती थी और ये बेगम हैं कौन, मिर्ज़ा कौन है। ढेर सारी बातें जो आपके दिल में हैं हम जानेंगे पूनम सूद से। लेकिन मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट डीडी यानी कि देश दीपक। तो पूनम जी, सबसे पहले तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। जी पूनम जी, आपने धन्यवाद और नमस्कार कह दिया। और देखिए, श्रोताओं का पहला प्रश्न आपके लिए सीधा यही है कि ये बेगम पचीसी के माध्यम से आप क्या चाहती थी, क्या सोच थी आपकी? एक्चुअली हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो क्या होता है कि हम महिलाएं अपने लिए जो जो भी सोचती हैं, जो भी सोचना होता है, उसको हम पोस्टपोन करती रहती हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें कभी बंदिशें मार देती हैं, कभी जिम्मेदारियां, और कभी समाज की रूढ़िवादी सोच। तो बेगम पचीसी एक हास्य विनोद के आवरण में पेट्रियार्की यानी पुरुष सत्ता पर एक करारा व्यंग था। यानी कि पूनम सूद ने महिलाओं की उन दबी ख्वाहिशों को आवाज़ देने के लिए ही बेगम पचीसी लिखी, जो कि एक हंसी मजाक और लाइट माहौल में लोगों तक पहुँचे। जी, जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसके पीछे यही था कि हम लोग छोटी-छोटी ख्वाहिशें होते हैं जिनको हम लोग जी नहीं पाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इसमें हम महिलाएँ आज के ज़माने में जितनी भी हैं, 90% आप देखिए, पहले की हों या आज की हों, तो सब उसको पोस्टपोन करती रहती हैं अपनी ख्वाहिशों को कि कभी जब ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब मैं करूँगी, ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो जिसमें ना हम जी पाते हैं और ना ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं। मेरी इस बात से श्रोता भी बहुत इत्तेफाक रखेंगे कि आपने एकदम सही कहा, ऐसा होता है। लेकिन फिर वही एक प्रश्न सहज रूप से आता है कि ये इसको सब कुछ कहने के लिए जो कथानक आपने बुना, ये मिर्ज़ा और बेगम, ये दो किरदार ही क्यों, मिर्ज़ा और बेगम ही क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने देश दीपक जी। मिर्ज़ा और बेगम इसलिए क्योंकि मिर्ज़ा और बेगम, एक तो गुलाबो सिताबो उन दिनों पिक्चर आई थी, और उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया था हमको, वो कैरेक्टर्स ने। दूसरा सेकेंडली ये था कि उर्दू ज़बान हमें बहुत प्रिय है, और वहाँ का कल्चर, और जो पुराना कल्चर कोई भी हो, और हमारा भारत जो है वो बहुत सभ्यताएं हैं यहाँ पर। लेने को कोई मिस्टर मिसेस भी हो सकता था, श्रीमान श्रीमती जी भी हो सकता था, कोई भी मेल और फीमेल किरदार को ले सकते थे, क्योंकि एक इच्छाएं सभी की बहुत कॉमन होती हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो जो भी हो, लेकिन इच्छाएं सबकी लगभग एक सी हैं। यानी कि मिर्ज़ा और बेगम ये सिर्फ दो किरदार ही नहीं बल्कि दो जेंडर, हम कहें, स्त्री और पुरुष का प्रतिनिधित्व करते थे। चूँकि आपने कहा कि पुरुष सत्तात्मक पर जो एक परिवेश है हमारा, उस पर एक प्रहार या फिर कहने की कोशिश थी, और बेगम रिप्रेजेंट कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी महिलाओं का। तो ये पूरा मिर्ज़ा और बेगम के सफ़र में मैं भी रहा आपके साथ। आपने लिखा, इन किरदारों के माध्यम से आपने बहुत सारी ख्वाहिशों को, जो कि बहुत सारी महिलाओं की ख्वाहिशों का प्रतिनिधित्व करती थी, उन्हें रंग दिए, और हमारे श्रोताओं ने तो इसे बहुत सराहा और बहुत ही आनंद लिया। लेकिन बतौर लेखिका ये पूरा सफ़र पूनम सूद के लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया। इनफैक्ट हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं आती गईं, कुछ पर्सनल तौर पर आईं, कुछ उस पे आईं, इस पे पब्लिकली आईं, तो उसमें ये देखने को मिला कि लोग इसको हास्य विनोद की तरह से नहीं ले रहे, उस पे बहुत गहन सोच रख रहे हैं। और इसके कई पाठक, जिनमें से कुछ का हम नाम लेना चाहेंगे, डॉक्टर शोभा सत्यदेव, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर संगीता रस्तोगी, निशी छाबड़ा, निशा गोयल, जो परमानेंटली, मधुलिका जी, ये सब हम लोग से साथ परमानेंटली जुड़े रहे, राहुल। तो ये सब का बहुत ही हमें लगता है इसमें लोगों ने मतलब बहुत इसको समझा और उसके तह तक गए।
तो ये सफ़र उन्होंने भी कुछ चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी लेके आए कि जो हम जिन्होंने हमें भी सोचने पर मजबूर किया, और उनको आगे के एपिसोड्स में भी हमने कोशिश करी कि उसको थोड़ा हम और उसको डालें। बहुत ही खूबसूरत ये आप बता रहे हो तो रोमांच मुझे महसूस हो रहा है और ये रोमांच हमारे श्रोताओं को भी लग रहा होगा, क्योंकि कुछ की तो भागीदारी रही और कुछ की अप्रत्यक्ष रही। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके दिल में ख्वाहिशें, जज्बात लगभग ऐसे ही रहे होंगे। पूनम जी, मैं बात करूं अगर इस पूरे सफ़र की जो 25 ख्वाहिशें थीं 25 ख्वाहिशों के माध्यम से कुछ तो बहुत ही आपने बहुत ही साहसिक विषयों को भी छुआ है, जो कि सामान्यतः लोग जिस पर कतराते हैं बातें करने से या फिर वर्जित माना जाता है या भी कम उस पर चर्चा होती है। जैसे कि मुझे याद आता है एक आपका एपिसोड था कि अय्याश बेगम, जी, तो जी। ये अपने आप में बहुत ही साहसिक विषय था। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है श्रोता भी इससे सहमत होंगे। तो कैसे सोच के, क्या सोच थी, ये विषय आपने क्यों चुना? देखिए, हमारी समाज में दोहरी मानसिकता चलती है। तो ये विषय उसके लिए था कि कोठा जो है वो महिलाओं से गुलज़ार होता है, और महिला जब उसमें जाने के लिए वो लगती है तो उसको डिफ़ेम कर दिया जाता है। जैसे हम मिर्ज़ाई उसको कहते हैं बेगम को, जब बेगम इच्छा ज़ाहिर करती हैं कि आप जिस कोठे पे जाते हैं मेरा भी मन है उस पे जाने का। जी। तो मिर्ज़ा वो तो बेगम को तो छी कहते ही हैं, लेकिन साथ में उनके पूरे ख़ानदान को नाप देते हैं। ऐसे ही इसमें एक और भी एक था जिसमें मिर्ज़ा बेगम जुआ खेलती। तो उसमें वो महाभारत काल के टाइम से जब द्रौपदी को उन्होंने दाँव पर लगाया था, तो उसमें ये भी था। तो ये एक कहीं न कहीं शायद दबी ख्वाहिश थी, जो मिर्ज़ा को दाँव पे लगाया गया इसमें और वो बदला लेने की, जैसे जो भी कहें, तो वो था। तो वही था कि भई अब जो काम पुरुष कर सकता है उसके लिए वो सही है, तो महिलाओं के लिए वो काम कैसे गलत हो जाता है? बस। कतई नहीं गलत होता है और मुझे लगता है कि ये साहसिक विषय होने के साथ-साथ ये एक बड़ा सहज सा प्रश्न भी था, जो कि शायद हर महिला के मन में आता है और पुरुषों के भी मन में आता है, और इस विषय को आपने छुआ और शायद इसीलिए ये बेगम पचीसी इतनी लोकप्रिय हुई हमारे श्रोताओं में। बात कर रहे हैं हम आपके एपिसोड्स की, हालाँकि श्रोताओं ने बहुत सारे एपिसोड्स को सुना और जिन्होंने मिस किया होगा वो शायद अब सुनेंगे इस आपके साक्षात्कार के बाद। क्या था, बेगम इन द रेन कुछ ऐसा करके था, बारिश में भीगने जैसा था, तो वो भी बड़ा साहसिक क्या कहें, और थोड़ा सा एक रोमांटिक भी था, रोमांस भी था, और वो दबी इच्छाओं का था। तो क्या क्या सोच के आपने वो एपिसोड लिखा था? वो एक बहुत ही, देखिए, बहुत ही छोटी-सी ख्वाहिश है बारिश में भीगने की। एक बचपन से लड़कियों के मन में रहता है नाव चलाना, बारिश में भीगना। अब जैसे-जैसे वो बड़ी हो जाती हैं, हम लोग उनको कहते हैं नहीं बिल्कुल बाहर नहीं भीगना, पानी में नहीं जाना, बाहर बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाना। अच्छा नहीं लगता है, ये है, वो है। अब वो क्यों नहीं अच्छा लगता? छोटी-सी ख्वाहिश है ना। तो उसमें अब रवीना टंडन, श्रीदेवी, ज़ीनत अमान वो साड़ी नाइटी शिफॉन की पहन के नाच नाच रहे हैं, और उनको पुरुष देख रहे हैं, और बहुत वो बहुत अच्छा है, वो तो अरे बहुत ग्लैमर है, ये है, वो है। और वही अगर उनकी बेटी, बहू या घर की स्त्री अगर अपनी बालकनी में बाल खोले, साड़ी साड़ी जैसी डिसेंट ड्रेस पहने, नाइटी तो छोड़ दीजिए, साड़ी जैसी डिसेंट ड्रेस पहने, बाल खोले और बाहें फैलाए, अगर बारिश का आनंद ले रही है, तो उसका कैरेक्टर एनालिसिस करने में मोहल्ले का कोई भी बंदा पीछे नहीं हटेगा। तो ये सब एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है हँसी मज़ाक के ज़रिए। और मुझे लगता है ये सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं, वो कहते हैं ना कि वो हंस ही क्या जो बाद में कुछ टीस और चुभन ना छोड़ जाए। तो आपने हंसी और विनोद के साथ साथ ये जो चुभन और टीस छोड़ी है ना बेगम पचीसी के ज़रिए, और ये एक ऐसे प्रश्न है जिसका समाधान भी आपने दिया और समाधान की तरफ प्रेरित भी किया। तो निश्चित रूप से ये सफ़र तो रोमांचक, बढ़िया और बेहतर था ही। लेकिन अब मेरी और श्रोताओं की एक बहुत ही सहज सी इच्छा है और हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर बेगम ने अपने जीते जी ये 2500 ख्वाहिशें पूरी कर ली होती तो पूनम सूद क्या लिखती? ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपने किया। तब तो कुछ बचता ही ना लिखने के लिए। अगर यही होता तो, अगर अगर एक चीज़ और भी है, अगर बेगम ने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली होती और कुछ ज़्यादा ही पूरी कर ली होती,
तो बेगम पच्चीसी के बजाय मिर्ज़ा पच्चीसी लिखा जाता फिर तो शायद। वैसे गालिब साहब ने कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ज़िंदगी है तो ख्वाहिशें पूरी कहाँ होती हैं, कुछ ख्वाहिशें तो रह ही जाती हैं, क्यों पूनम जी? जी, जी, बिल्कुल रह जाती हैं। दरअसल ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है कि हम पूरी तरीके से जीते नहीं हैं, और पूरी तरीके से जब जीते नहीं हैं तो हम पूरी तरीके से मरते भी नहीं। तो ये एक हमें लगता है कि जो ख्वाहिशें, बेगम तो लकी थी कि उनको 25 दिन का ग्रेस पीरियड मिल गया, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसको समय मिले। तो हमारी सबसे यही इल्तिजा है कि अपना शौक़ छोटे मोटे बड़े जो भी हैं समय रहते पूरे कीजिए, साथ साथ पूरे करिए। जिम्मेदारियां चलती रहेंगी, शौक़ अपने पूरे करते रहिए। बस ये इसका जी, तो हाँ। यानी कि वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है राजेश रेड्डी साहब का, वो कहते हैं कि मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दुनिया देखकर बड़ा होने से डरता है, लेकिन उस बच्चे को अपने भीतर ज़िंदा रखिए, उसे पालते रहिए, पोसते रहिए, ख्वाहिशों को पूरी करते रहिए। ये सफ़र खूबसूरत था। इससे पहले कि हम लोग विराम दें इस चर्चा को, पूनम जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, श्रोता जानना चाहते हैं कि भाई बेगम पच्चीसी तो ख़त्म हो गई, क्या बेगम पच्चीसी के बाद सब कुछ ख़त्म, या फिर पूनम सूद कुछ और उनके लिए लेकर आ रही हैं? अब ख्वाहिशें हैं। बेगम की ख्वाहिशें हैं और कुछ और भी है। अब ख्वाहिश आगे रहेगी, या जैसे अब पाठक जन जैसे जैसे बोलेंगे तो बिल्कुल पूरा किया जाएगा उसको। अब चलेगा, सफ़र है, चलता रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बस इस वादे के साथ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कीजिए हम जल्दी ही आप सबके समक्ष होंगे। और पूनम जी की ओर से मैं कर देता हूँ वादा, शीघ्र ही एक नई सीरीज़ लेकर या कुछ नया लेकर, सीरीज़ अगर ना भी हो तो कुछ नया चटपटा तीखा होगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हो गया।